नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को एक तरीके से जो 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है उसका सेमीफाइनल राजनीतिक विश्लेषक और कहीं हद तक राजनीतिक दल भी मानते हैं। लेकिन राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से सेमीफाइनल और फाइनल भी तय करते हैं। जो जीत गया वो कहेगा ये सेमीफाइनल था, और जो हार गया वो कहेगा कि विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव दोनों अलग अलग परसेप्शन और अलग अलग डायमेंशन पर लड़े जाते हैं। अपने अपने तरीके की परिभाषा, अपने अपने तरीके का नैरेटिव। लेकिन एक बात तो तय है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम इसी साल नवंबर में इन राज्यों में चुनाव हैं। बहुत कांटे का मुकाबला इन राज्यों में होने जा रहा है। और ये मुकाबला 2019 में भले ही जो 2018 का विधानसभा चुनाव इन राज्यों में हुआ था उसका असर भारतीय जनता पार्टी पर ना पड़ा हो, और इन राज्यों में खासतौर पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी बुरी तरह चुनाव हार गई थी, उसके बावजूद 2019 के लोकसभा यानी 18 के बाद एक साल बाद 2019 के लोकसभा में प्रचंड बहुमत इन राज्यों में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मिला था। भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार और हिंदू संगठन जो उनकी अपनी नीति है, हिंदुत्व सनातन के साथ साथ नरेंद्र मोदी जो विपक्षी गठबंधन इंडिया है उसको घमंडिया कहकर संबोधित कर रहे हैं। कभी अर्बन नक्सली कह रहे हैं, कभी कांग्रेस को जंग लगा लोहा कह रहे हैं। बहुत सारी उपमाओं से वो कांग्रेस और विरोधी दल को घेर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है कि जितने भ्रष्टाचारी हैं विपक्षी वो जेल जाएंगे। इससे बड़ी गारंटी कुछ हो नहीं सकती। वो लगातार भ्रष्टाचार को भी मुद्दा बनाकर विपक्ष को भ्रष्टाचारी जनता के सामने साबित करने की पूरी कोशिश नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी कर रही है। जो विधानसभा का कैंपेन है वो ऐसा लग रहा है कि कैंपेन प्रधानमंत्री लोकसभा के लिए कर रहे हैं। लगातार कल एक मध्य प्रदेश के पत्रकार से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे हालिया के महीनों में नरेंद्र मोदी 14 जनसभाएं बड़ी बड़ी मध्य प्रदेश में कर चुके हैं। एक प्रधानमंत्री के लिए इतनी सभाएं बहुत बड़ी बात है, जो इतना व्यस्त रहते हों। राजस्थान के भी दौरे ताबड़तोड़ उनके हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ भी वो जा रहे हैं, अमित शाह भी जा रहे हैं। इसी तरीके से तेलंगाना में भी ये दोनों नेता जा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर परिदृश्य इस बार राज्यों का भी कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी खास तौर पर 4 राज्यों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान यहाँ एक तरीके से अब सीधे मुकाबले में है। तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति या तेलंगाना राष्ट्र समिति, जो वहाँ के मौजूदा सत्ताधारी दल है भारत राष्ट्र समिति, जो पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति था, उससे कांग्रेस का सीधा मुकाबला है। जबकि कभी 4-5 महीने पहले तक भारतीय जनता पार्टी सीधे मुकाबले में थी और कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी। तो इन राज्यों में सीधे मुकाबले में कांग्रेस पार्टी 4 राज्यों में कम से कम नजर आ रही है। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगी लगातार कांग्रेस पार्टी पर वार पलटवार कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने एक तरीके से मोर्चा ले रखा है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोर्चा ले रखा है। राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे और उन्होंने एक ट्रेन में, एक पैसेंजर ट्रेन में, एक आम भीड़ भाड़ वाली ट्रेन में घुसकर यात्रा, एक तरीके से उन्होंने एक यात्रा की बिलासपुर से रायपुर तक, और ये बताने की कोशिश की कि वो आम आदमी हैं। राहुल गांधी लगातार अपनी सभाओं में, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे छत्तीसगढ़, वो ओबीसी जनगणना की बात कर रहे हैं। वो ये सवाल उठा रहे हैं कि जो 90 सेक्रेटरीज हैं यही देश क्यों चला रहे हैं, इसमें ओबीसी केवल 3% है। ओबीसी का मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने, जो उसके गठबंधन के लोग हैं, उनसे ज़्यादा बढ़ चढ़कर उठाना शुरू किया है। उत्तर प्रदेश से भी आज एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई कि राहुल गांधी के बारे में बार बार ये सवाल उठाते हैं, कांग्रेस पर ये सवाल उठाते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता कि वो अयोध्या में रामलला के दर्शन करने क्यों नहीं जाते। राहुल और सोनिया दर्शन करने जाएं तब उन्हें हिंदू माना जाएगा। अभी हाल में हेमंता विश्व शर्मा जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं,
उन्होंने ये बात कही थी। उसके पलटवार में भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस बात को कहा कि नरेंद्र मोदी ने अपनी मां के निधन पर सर का मुंडन क्यों नहीं कराया, बाल क्यों नहीं मुड़वाए। अगर वो मुंडन करवाते या करवा दें तो वो मान लेंगे कि हेमंता बिस्वा शर्मा असली हिंदू हैं। इस तरीके के वार पलटवार ट्विटर पर चल रहे हैं, असली हिंदू नकली हिंदू साबित करने का ये भी खेल चला। तो बीच बीच में ओबीसी, भ्रष्टाचार, हिंदुत्व, सनातन, ये मुद्दे भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। मंथन में आज इसी राजनीति को हम समझने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर ये परिदृश्य है, क्योंकि लगातार पिछले एक हफ्ते से प्रधानमंत्री के दौरे हो रहे हैं, धुआंधार दौरे हो रहे हैं। राजस्थान में भी उन्होंने राजस्थान की सरकार को भ्रष्टाचारी और कहा कि अब विदाई होने जा रही है। दरअसल बात ये भी ठीक है कि राजस्थान में अभी 3-4 महीने तक ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी सीटें मिलेंगी और बहुमत के साथ वो सरकार बना सकती है, ऐसा लग रहा था। बहुत मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही थी, क्योंकि राजनीतिक रवायत थे राजस्थान की कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। लेकिन इधर 2-3 महीने के से लगातार अशोक गहलोत जो अपनी योजनाओं को जिस तरीके से जनता के सामने रख रहे हैं, उसको लेकर एक माहौल कांग्रेस के पक्ष में बनता दिख रहा है। और जो वहाँ फूट थी उसमें भी एक तरीके से एका होता नजर आ रहा है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में। इसको लेकर बहुत कवायद की गई कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने से वहां स्वतः गुटबाजी खत्म हो गई। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह एक पेज पर काम कर रहे हैं, तो वहां भी गुटबाजी एक तरीके से खत्म हो गई। जबकि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त गुटबाजी और फूट नजर आ रही। इसका नुकसान इस दल को हो सकता है चुनावों में। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ही गए थे जयपुर और वहां उन्होंने एक सम्मेलन, एक सभा को संबोधित किया, लेकिन उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और सबसे ताकतवर नेता वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम नहीं लिया। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा हो गई कि वसुंधरा का पत्ता मोदी जी ने काट दिया। अब वहां नेतृत्व किसका, नेता कौन है? सबसे बड़ा सवाल है कि राजस्थान में नेता कौन। मध्य प्रदेश में तो ये तय है कि भाई शिवराज सिंह चौहान भले ही चीफ मिनिस्टर बने ना बने, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में औपचारिक रूप से चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन अभी जो कल की जो सूची है, उस सूची में 3 केंद्रीय मंत्री और वो लोग हैं केंद्रीय मंत्री जो वास्तव में नरेंद्र सिंह तोमर कभी चीफ मिनिस्टर के दावेदार थे। प्रहलाद पटेल, उमा भारती जो ओबीसी का मसला उठाया, उमा भारती के रिलेटिव हैं प्रहलाद पटेल, उनके कोटे से आते हैं, तो ऐसा कहा जा रहा था उनको विधानसभा का चुनाव लड़ा दिया गया। केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री हैं, बहुत बड़ा प्रभार है, उनको विधानसभा का चुनाव लड़ा दिया गया, उनको टिकट दे दिया गया। इसी तरीके से राकेश सिंह सांसद हैं, उनको टिकट दे दिया गया। बहुत सारे, कैलाश विजयवर्गीय तो खुद ही ये सूची देखकर आश्चर्यचकित हो गए। कैलाश विजयवर्गीय खुद भी आश्चर्यचकित हो गए इस सूची को देखकर। वो कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे चुनाव भी लड़ना। हाँ, नेतृत्व ने कहा था कि एक महत्वपूर्ण काम आपको सौंपा जाएगा, तो हो सकता है यही महत्वपूर्ण काम हो जो उन्हें सौंप दिया गया हो। वो तो कह रहे थे कि भाई उनका बेटा अपना लड़े, वो भविष्य अपना राजनीतिक बनाए, विधानसभा चुनाव वो क्या लड़ेंगे। और जो इंदौर प्रथम जिस सीट से उनका टिकट दिया गया, वो लगातार विधायक होते रहे हैं विजयवर्गीय। पिछली दफ़ा उनके बेटे ने इस सीट के बजाय दूसरी सीट से इंदौर 33 से चुनाव लड़ा था और जीते भी थे। एक राजनीतिक विश्लेषक, चुनाव विश्लेषक इस बात को कह रहे थे कि जिन 8 सीटों पर सांसदों को उतारा है, जिसमें कि 3 केंद्रीय मंत्री हैं, ताकतवर नेता चौथे कैलाश विजयवर्गीय हैं, 8 में 6 सीटें पिछली बार कांग्रेस ने जीती थी, बीजेपी सिर्फ 2 सीटें जीत पाई थी। तो एक सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में एक रणनीति बनाई है। एक सीट को लेकर उसने जाल बिछाया है, एक सीट बड़ी महत्वपूर्ण मानकर वो चल रही है।
एक तरीके से ये भी देखा जा रहा है, इसको दूसरे रूप में देखा जा रहा है, कांग्रेस ने तंज कसा कि वास्तव में क्या इन नेताओं का, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरजेवाला ने कहा कि क्या इन नेताओं का नशा उतारने के लिए, राजनीतिक नशा, मंत्री पद का नशा, वो उतारने के लिए इनको मैदान में उतार दिया गया है। कुछ लोगों ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इन्हें निपटवा दिया, सिंधिया क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तक शिवराज की सीट नहीं घोषित हुई है, ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है शिवराज का ही टिकट कट जाए, ऐसी चर्चा राजनीतिक गलियारों में है। सिंधिया क्या चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, क्यों नहीं लड़ रहे हैं चुनाव वो, क्या वो मुख्यमंत्री पद नहीं चाहते हैं, बहुत सारे सवाल उलझे हैं। और छत्तीसगढ़ में तो भूपेश बघेल लगातार बैटिंग करते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हालांकि पिछले बार के मुकाबले इस बार बीजेपी बेहतर नजर आ रही है, लेकिन वहाँ भी चेहरे और नेतृत्व का संकट, क्योंकि रमन सिंह को एक तरीके से नेपथ्य में बीजेपी ने ला दिया है। नरेंद्र मोदी ने जो हमले किए वो तो सब जग जाहिर है। बीजेपी में एक तरीके से जो जिन लोगों को टिकट नहीं मिला वो फूट और टूट नजर आ रही, जिसका हमने जिक्र किया। मैहर से विधायक बीजेपी के, हालांकि वो बागी हो गए थे और विंध्य प्रदेश की मांग करने लगे थे, नारायण त्रिपाठी, उन्होंने एक वीडियो जारी किया। और इसी तरह एक टिकट के एक और दावेदार नेता ने वो वीडियो जारी करके उन्होंने पार्टी को एक तरीके से चेतावनी दी। ये जरा सुना जाए। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई है। हमारी धन्यवाद है, शुभकामना है। हम न उस दौड़ में थे, न में कोई लेना देना था। विंध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। वो लड़ाई मैं लड़ूंगा और तब तक लड़ूंगा जब तक विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण नहीं होता। मैहर जिला बना है, विंध्य प्रदेश भी बनेगा। पर मैं धन्यवाद देता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, उन नेताओं को जिन्होंने मध्य प्रदेश में लिस्ट जारी की है। यदि इतने सीनियर बुजुर्ग लोग, सांसद और पूर्व वर्तमान मंत्री को भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ा सकती है, तो मुरली मनोहर जोशी जी और सम्माननीय आडवाणी जी का अपराध क्या था? उनको क्यों किनारे कर दिया गया है? ये भी सोचनीय विषय है। जब सांसद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और विधायक सरपंच का फिर चुनाव लड़ने लगे, युवा राष्ट्र, युवा देश की कल्पना करने वाले इन बुजुर्गों को लोकसभा से विधानसभा भेज रहे हैं। इसके लिए मैं उनको बधाई और धन्यवाद देता हूँ। इस तरह में तो और तमाम लोगों को मध्य प्रदेश में भेज दिया जाए, वो लोग भी विधानसभा का चुनाव लड़े, सभी लोगों को बड़ा। कोरोना के समय नहीं निकल सकते थे, कोरोना के समय भी तो वो मदद कर सकते थे, लेकिन कोई भी बड़ा नेता शहर में नहीं दिखा। समान आदमी, समान परिवार के आदमी कोरोना में मदद किए, गरीबों की मदद किए और आज उसका फल मुझे पार्टी ने बहुत अच्छा दिया। मैं पार्टी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं सतना विधानसभा की जनता की ताकत बनकर और उनसे चर्चा करके और उनसे आदेश लेके, और अगर मुझे ऐसा लगता है कि सतना की जनता मुझे आशीर्वाद देगी तो मैं निश्चित निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। बाकी गणेश भगवान जैसा चाहेंगे वैसा होगा। बोलिए गणेश भगवान की। फग्गन सिंह कुलस्ते, नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल, ये तीन मंत्री मैदान में लड़े हैं। और प्रहलाद पटेल की जो सीट है नरसिंहपुर, वहाँ उनके चचेरे भाई पिछली बार विधायक थे, कुछ पारिवारिक दिक्कतें, समस्या की वजह से इस बार यहाँ से नरसिंहपुर से इनको लड़ाया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर दिवनी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ बीजेपी 28,000 वोटों से हारी थी, तीसरे नंबर पर थी। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो फग्गन सिंह कुलस्ते की जो सीट है वो भी बीजेपी हारी थी। यानी इन सांसदों को उन सीटों पर लड़ाया गया जहां बीजेपी हारी थी। राकेश सिंह हैं, बहुत सारे इस तरह के। राकेश सिंह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको भी। गणेश सिंह हैं, बड़े चर्चित सांसद हैं सतना के। इन लोगों को बाकायदे चुनाव मैदान में उतारा गया है। जितने अपने आप को दिग्गज, तुर्रम खां नेता, रीति पाठक हैं, सीधी से सांसद हैं, उनको भी उतारा गया है। तो ये सीधी से चुनाव लड़ेंगे। उदय प्रताप सिंह सांसद हैं, उनको भी उतारा गया है। तो कुल मिलाकर एक तरीके से जो अपने आप को तुर्रम खां नेता समझते हैं, उनको पार्टी ने कहा कि साबित करो खुद को तुर्रम खां, फिर आगे देखेंगे। एक तरीके से क्या ये हड़बड़ाहट है पार्टी के अंदर?
कि सारे केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया। विजय वर्गीय साहब के, हालांकि उनके समर्थक और उनके चेहरे पर खुशी थी क्योंकि बड़े दिनों से वो मुख्यमंत्री का सपना देख रहे थे, लेकिन अब बहुमत मिलेगा तभी तो ना। लेकिन बहुमत मिलने पर एक बड़े दावेदार वो हो सकते हैं। जनता के बीच ये भी दिखाने की कोशिश की गई, ओबीसी को ये दिखाने की कोशिश की गई कि प्रहलाद पटेल भी चेहरा हो सकते हैं मुख्यमंत्री का। इसी तरीके से फग्गन सिंह कुलस्ते को भी उतार दिया गया। नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी की 15 साल सरकार बनवाने में वहाँ बहुत बड़ी भूमिका रही। जब जब शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर हुए तो नरेंद्र सिंह तोमर प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, संगठन के माहिर आदमी हैं, उनको भी मैदान में उतार दिया। वो भी एक चेहरा चीफ मिनिस्टर का हो सकते थे। वहाँ के राजपूतों को मध्य प्रदेश के संदेश और संकेत देने की कोशिश बीजेपी ने की। बड़ा दांव चला है, दांव सीधा पड़ता है उल्टा पड़ता है, परिणाम बताएंगे। मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह ने इस पर एक टिप्पणी की है। भाजपा में घबराहट की निशानी है। अब देखते हैं कौन किसको निपटाता है। ये नरेंद्र मोदी जी किसी प्रधानमंत्री के कभी ऐसे वचन आपने सुने हैं क्या? इस प्रकार के भाषण कभी सुने हैं क्या? ये इतना एक निचले स्तर पर जाके ये बात करते हैं कि हमें इस बात का दुख होता है कि प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को ये गिराते हैं। इस बार बिकाऊ माल को टिकट नहीं मिलेगा, टिकाऊ माल को मिलेगा। दिग्विजय सिंह प्रधानमंत्री पर कह रहे हैं कि भाई कोई प्रधानमंत्री इस तरह की बातें करता रहा है क्या इससे पहले? मोदी को निशाना साध रहे हैं। किस वजह से दिग्विजय सिंह रिएक्ट कर रहे हैं, वो जरा मोदी का बयान सुनिए। और अब कांग्रेस ने अपना ठेका दूसरों को दे दिया है। कांग्रेस को अब कांग्रेस के नेता नहीं चला रहे। अब कांग्रेस एक ऐसी कंपनी बन गई है, नारों से लेकर नीतियों तक हर चीज आउटसोर्स कर रही है। और ये ठेका किसके पास है जानते हैं? कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। कांग्रेस में अब अर्बन नक्सलियों की ही चल रही है। ये ग्राउंड पर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता महसूस कर रहा है। कभी कांग्रेस मुक्त भारत का नारा और दावा करने वाले नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की नीति और नारे ये सब कांग्रेस के लोग नहीं तय कर रहे हैं, ये उनके कार्यकर्ता भी बड़े परेशान हैं, असमंजस में हैं, ये अर्बन नक्सली तय कर रहे हैं। इधर कांग्रेस का जो सोशल मीडिया सेल है वो कुछ नरेंद्र मोदी के प्रति ज़्यादा आक्रामक है, उसका रिएक्शन था, ये मुझे ऐसा लगता है। आज हम मंथन में इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि जो 5 राज्यों का चुनाव है वो किस दिशा में बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री लगातार, चूँकि 5 में 4 राज्यों में कांग्रेस से सीधा मुकाबला है, इसलिए प्रधानमंत्री लगातार कांग्रेस पर हमले कर रहे हैं। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि कांग्रेस के जो नीतियाँ हैं और नारे वो अर्बन नक्सली तय कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता नहीं तय कर रहे हैं। इसके बहुत सारे मायने हैं। या फिर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए प्रस्तुत कर रही है। नरेंद्र मोदी अपने स्टाइल में कांग्रेस पार्टी को एक तरीके से राष्ट्र विरोधी, भ्रष्टाचारी ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं उसको एक तरीके से असफल भी साबित करने की कोशिश वो कर रहे हैं। इसके जवाब में कांग्रेस पार्टी लगातार, उसके नेता प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं, उनका सोशल मीडिया सेल, उनका डिजिटल मीडिया सेल। और आज एक सॉरी के अंदाज में प्रधानमंत्री और अडानी को लेकर एक वीडियो भी एक तरीके से एक कार्टून क्रिएटिव जारी किया है, उसको लेकर भी काफ़ी चर्चा है। यानी आक्रमण कांग्रेस का सीधे प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का आक्रमण सीधे कांग्रेस पार्टी है। बहुत दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। सवाल मंथन में यही कि क्या ये मुकाबला सिर्फ विधानसभा चुनाव को लेकर ये जो बिसात बिछी है, या इसके पीछे लोकसभा की रणनीति भी है? क्योंकि
आमतौर पर ज़्यादातर जो विशेषज्ञ हैं, वो विश्लेषक हैं, वो कहते हैं विधानसभा और लोकसभा दोनों का जो नेचर है वो अलग होता है। 18 में इन 5 राज्यों में विधानसभा में बीजेपी बुरी तरह हारी, लेकिन 19 में नरेंद्र मोदी की जय जय हो गई। तो क्या 24 में भी वही 18 और 19 वाली स्थिति बनने जा रही है, या कुछ स्थितियां परिस्थितियां बदलेंगी, और बदलेंगी तो उसके क्या आधार हैं? बहुत सारे सवालात हैं। हमारे साथ इस देश के और राज्यों के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं। परिचय करा दूं, शमशेर खान साहब हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हैं छत्तीसगढ़ से। खान साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और गौरव चतुर्वेदी साहब, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार चतुर्वेदी जी, बहुत धन्यवाद आपका। इसके थोड़ी देर में और भी राज्यों से हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी हम जुड़ेंगे। मैं सीधे जो पहला प्रश्न मेरा गौरव चतुर्वेदी साहब से ही है। गौरव जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मध्य प्रदेश में इसको लेकर आज पूरे दिन और कल से, जब से बीजेपी की दूसरी लिस्ट आई है, बड़ी ज़बरदस्त चर्चा है कि इन मंत्रियों को, सांसदों को उतार दिया गया है। 8 मंत्री, जिसमें 3 मंत्री भी हैं, और कुल 8 सांसदों को विधानसभा का टिकट दिया गया है। एक तरीके से विजय वर्गीय को भी लड़ा दिया गया है। बड़े बड़े तोप गन्स, जो शुद्ध भाषा में कहते हैं ना, तुर्रम खां, सारे तुर्रम खां मैदान में उतार दिए गए हैं। और इन 8 सीटों का अगर एनालिसिस करें तो जिसमें पिछली बार 6 कांग्रेस पार्टी जीती थी, तो ये डर है, दांव है, क्या राजनीतिक रूप से देख रहे हैं? जमीनी स्थिति क्या है? क्योंकि हम लोग तो मध्य प्रदेश से दूर बैठे हैं, जो जिसने कहा उसी को एक आधार मान के बातचीत करने लगते हैं, लेकिन आप वहाँ ग्राउंड लेवल पर हैं। क्या स्थिति, क्या परिस्थिति, जरा हमारे दर्शकों को समझाइए चतुर्वेदी जी। देखिए, हर चुनाव चुनौतीपूर्ण होता है और हर राजनीतिक दल को चुनाव जीतने के लिए बहुत सारे उपक्रम करना पड़ते हैं। जो प्रक्रिया चुनाव में जाने की भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई हुई है, इससे आप दाव के तौर पर भी स्वीकार कर सकते हैं और डर के तौर पर भी स्वीकार कर सकते हैं। डर इस बात का कि मध्य प्रदेश में 18 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, और एक स्वाभाविक तौर पर जो एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ है, वो एक सबसे बड़ा कारण है। और उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है भारतीय जनता पार्टी में डर का, वो कारण है भारतीय जनता पार्टी के देवदुर्लभ कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में जो सामंजस्य पहले माना जाता था, बना रहता था, जो अनुशासित पार्टी मानी जाती थी, आज वो अनुशासित पार्टी के कई कार्यकर्ता ही नहीं, कई बड़े बड़े नेता, जिनमें पूर्व विधायक भी शामिल हैं, वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। कोई आपकी ओर दरवाजा खटखटा रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या जो भारतीय जनता पार्टी के समक्ष आज खड़ी हुई है, वो है कार्यकर्ताओं को साधना और जनता के बीच में से एंटी इनकम्बेंसी को दूर करना जी। और इस दोनों चीजों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने दिग्गजों को, केंद्रीय मंत्रियों को, राष्ट्रीय नेताओं को, राष्ट्रीय पदाधिकारी को, हालांकि हर चुनाव में होता है, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में बड़ी तादाद में चुनावी प्रबंधन में लगाया है, चुनावी रणनीति में लगाया है। लेकिन पहली बार 7 सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को और बड़े नेताओं को मैदान में उतारकर ये संकेत दिया है कि हम इस चुनाव को करो या मरो के सिद्धांत पर जीतना चाहते हैं। ये डर भी है और ये दांव भी है, इससे इनकार नहीं। जी, लेकिन चतुर्वेदी साहब, एक बड़ा प्रश्न उठता है कि ये सारे जो नेता हैं, जो दिग्गज हैं, तुर्रम खां हैं, ये तो सब एक तरीके से राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय थे, बहुत ज़्यादा एमपी में इनका दखल नहीं था। हाँ, ये बात हो सकती है कि ठीक है, अपने अपनी इलाके में एक एक विधानसभा सीट पर तो जाहिर सी बात है कि भारी पड़ेंगे, भारी पड़ सकते हैं, लेकिन इनका दखल राष्ट्रीय राजनीति में ज़्यादा था। कैलाश विजयवर्गीय पूरे टाइम तो बंगाल और मिजोरम और कहाँ ही घूमते रहे। वो खुद कह रहे हैं, बड़े कह रहे हैं कि मुझे आश्चर्य हुआ इस सूची में मेरा नाम देखकर, लेकिन वो फिर अगले क्षण वो अपने आप को छिपाते कि हाँ, नेतृत्व ने कहा था एक बड़ा काम आपको सौंपेंगे, हो सकता है यही बड़ा काम हो। तो ये इतना ज़्यादा चौंकाने वाली लिस्ट है क्या? और इसमें क्या एक ये भी एंगल है जनता को बताने के लिए कि साहब प्रहलाद पटेल उमा भारती के खास करीबी हैं, उनको भी उतारकर वो भी चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं क्या? एक तरीके से कुलस्ते साहब को लेकर आ गए, विजयवर्गीय साहब को लड़ा दिया।
नरेंद्र सिंह तोमर एक बहुत वर्षों तक इसके दावेदार रहे हैं मुख्यमंत्री के, तो क्या ये जनता को एक तरीके से कंफ्यूज भी करने की रणनीति हो सकती है क्या, कि भाई सारे चेहरे हैं और अभी शिवराज का टिकट होगा कि नहीं होगा? और एक और मेरा प्रश्न है, क्या सिंधिया भी चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते हैं? तो ये कहा जा रहा है कि सिंधिया और शिवराज ने निपटा दिया सबको, कांग्रेस पार्टी ऐसा कह रही। नहीं, देखिए, ये तो कांग्रेस का आरोप लगाने का काम है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है, वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन जिस तरीके से बड़े नेताओं को कल टिकट दिया गया, उसमें इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कल की तारीख में आने वाली लिस्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी मैदान में उतार दिया जाए। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को टिकट ना दिया जाए। हालांकि गुजरात में इस तरीके का प्रयोग हुआ था, लेकिन गुजरात और मध्य प्रदेश की तासीर थोड़ी सी अलग है, तो मुझे नहीं लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को टिकट नहीं देंगे। और दूसरी बात, अगर पार्टी भ्रम की स्थिति बनाने का काम करेगी जब मतदाताओं के बीच में और कार्यकर्ताओं के बीच में, तो आप यकीन मानिए पार्टी को बड़ा नुकसान होगा, फायदा नहीं। ठीक बात है। हमारे साथ एक और राजनीतिक विश्लेषक शशिकांत जी भी एमपी से जुड़े हैं। शशिकांत जी, स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार के न्यूज को वक्त देने के लिए। चतुर्वेदी साहब ये कह रहे हैं कि एक बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा बेहतरीन शब्द चतुर्वेदी साहब ने उपयोग किया, देव दुर्लभ नेता। हमने देवतुल्य कार्यकर्ता सुना था, लेकिन देव दुर्लभ कार्यकर्ता नेता, उन्होंने कहा कि देव दुर्लभ नेता और कार्यकर्ताओं के बीच सामंजस्य नहीं है। तो जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश में देवताओं से भी ज़्यादा दुर्लभ नेता हो गए हैं कार्यकर्ताओं के लिए। ये जो एक परसेप्शन नीचे तक बना, क्या बीजेपी इसकी वजह से थोड़ा वहां पे हिली हुई है? क्या स्थिति है बीजेपी की, क्या परिस्थिति है शशिकांत जी? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, कृपया अपने विचार रखें। क्या है कि अभी जो मध्य प्रदेश या पूरे देश में जो इशू है, वो इशू राजनीतिक कम है, महंगाई बहुत बड़ा इशू, बेरोजगारी बहुत बड़ा इशू। और अभी अभी हम लोग सब कोविड से उभर के ऊपर आए, सभी लोग, पूरा देश कोविड, बल्कि दुनिया कोविड से उभरी है। और पूरी दुनिया जो है इस समय नए रास्ते तलाश रही है। तो अगर आप उस रास्ते में जो राज्य या जो देश या जो शासन तंत्र उसको मैनेज करने में असफल रहा है, उसके आगे बढ़ने के चांस बहुत। शशिकांत जी, माइक थोड़ा करीब लाइए, मुझे लगता है माइक आपका दूर है कहीं, इस वजह से दर्शक सुन तो रहे हैं आपको, लेकिन स्पष्ट आपका जो आवाज है। अभी आपको आवाज आई क्या? हाँ, अब बेहतर है। हाँ, तो क्या है, मैं ये कह रहा था कि अभी अभी चूंकि कोविड अभी खत्म हुआ है, कोई बहुत दिन नहीं हुए हैं, कुछ महीने हुए हैं, और पूरी दुनिया में इस समय ग्रोथ जो है वो एकदम ठप पड़ी थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप थी, पूरी दुनिया में बेरोजगारी है, पूरी दुनिया में महंगाई है जी। तो जो भी राज्य जो है या जहां चुनाव हो रहे हैं, वहां जनता महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, अपने भविष्य को लेकर त्रस्त है। और अगर राजनेता अपने उस पुराने यानी 2019 के पहले वाले माहौल में जी रहे हैं और उसी रणनीति को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं या टिकट बांट रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि 2023 में पूरा दृश्य बदल चुका है। प्री कोविड और पोस्ट कोविड में सारी चीजें दुनिया में इकोनॉमी के ऊपर ही चलती हैं, चाहे वो अमेरिका का चुनाव हो, चाहे रशिया का चुनाव हो, चाहे चाइना का चुनाव हो, चाहे फ्रांस का हो, चाहे भारत का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, या यहाँ की पंचायतों का हो। तो अभी क्या है, लोकल जो पॉलिटिकल मामले और समीकरण और जातिवाद और बड़ा नेता और छोटा नेता, ये अब कोई मायने नहीं रख रहा है। अब लोगों को यह है कि आप खाने को कैसे दोगे और क्या दोगे, और उसका आपके पास रोड मैप क्या है। अगर ये पार्टियों ने नहीं बताया, तो जो पार्टी बताएगी वो आगे आएगी, जो नहीं बताएगी उसको कुछ नहीं मिलना है। शशिकांत जी, बहुत एक आपने इस पूरी चर्चा को एक नई दिशा दे दी। हम लोग तो अभी कद पद नेता इन पर उलझे हुए हैं, सांसद, विधायक, मंत्री। आपने एक नई दिशा दे दी कि जो 2018 में जो स्थिति थी, जो 2019 में स्थिति थी, उस स्थिति में बहुत जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। क्योंकि बीजेपी के लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि भाई 18 में कांग्रेस जीती, लेकिन 19 में हमने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई। तो जो आप कहना चाह रहे हैं कि भाई 23 में की स्थिति अलग अब नहीं है, 23 और 24 में एक ही तरह की स्थितियां होगी, क्या ये कहना चाह रहे हैं क्या आप? बिल्कुल, आपको ये बताना पड़ेगा कि आप आगे वाला, अभी आपको क्या है, आप उस समय कछुए की चाल से चल रहे थे, कोई नहीं ध्यान दे रहा था, सबको था ठीक है चल रहा है, लेकिन अब आपको बहुत तेज चलना है, खरगोश की गति से दौड़ना है। और जो भी पार्टी ये नहीं बता पाएगी कि वो कैसे आगे दौड़ेगी, देश को आगे कैसे चलाएगी, वो सत्ता में तो नहीं रह पाएगी, वो कोई भी हो।
वो चाहे हो या उसे मेरा ना मेरा बुलाया एक जाएगा। और पार्टियों को बाकायदा ठोस रोड मैप बताना पड़ेगा कि हमारे पास ठोस रोड मैप ये है आपकी भलाई के लिए, आपकी बेहतरी के लिए। अब वो सड़क, बिजली और पानी वाला मुद्दा चला गया है। अब जो है, जो नई जनरेशन है वो बहुत फास्ट है, बहुत यंग है और बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाली, तो जल्दी जल्दी रोड मैप बताना पड़ेगा अब सरकार को। नहीं शशिकांत जी, और जैसे राजनीतिक दलों बीजेपी, को। शशिकांत जी मैं एक छोटा सा और प्रश्न आपसे करता हूं, फिर उसके बाद मैं शमशेर भाई के पास जाऊंगा। शशिकांत जी, बीजेपी जैसे खाद्यान्न मुफ्त दे रही, बहुत सारी योजनाएं हो रही, पूरे देश में मोदी जी काम कर रहे हैं, ऐसा ऐसा कहा जा रहा है कि भाई 9.5 साल में उन्होंने बहुत सारे काम किए, कोरोना काल में लोगों को खाने को दिया, जो आपने कहा ना मूल मुद्दा कि लोगों को कहा कि आप मुझे दोगे क्या, मेरा पेट कैसे भरेगा, तो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने या शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने वो काम तो किए हैं ना। वो सब किए 18 में। आपने 18 के पहले, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, 18 के पहले की बैंक, 18 के पहले के शासन तंत्र, 18 के पहले की कंपनियां, 18 के पहले की इकोनॉमी, 18 के पहले की महंगाई, 18 के पहले के लोग, वो सब अलग थे। अब कोई दूसरी दुनिया है। अब इस दुनिया में जब आप कदम रख रहे हैं, ये बहुत फूंक फूंक के कदम रखने वाली है और बहुत तेज चलने वाली है, क्योंकि जो युवा है ना, वो आपको ज्यादा दिन सुनने वाला नहीं है, उसके पास वक्त नहीं है, वो बहुत तेजी से जीने वाला युवा है। नया युवा जो 18 साल का, जो उस समय कोई 15 साल का बच्चा रहा होगा, वो वोट देने के काबिल हो चुका है। अब उसकी समझ कुछ और है, वो आपके बारे में कुछ और जानता है और वो अब बहुत कुछ सतर्क है और उसके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, तो वो आपकी लाग लपेट वाली बातों में आने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने, शशिकांत जी, प्रधानमंत्री जी ने भोपाल की सभा में जिक्र भी किया कि जो हमारा 20 साल का युवा है, 18 साल का युवा है, भारतीय जनता पार्टी उसको टारगेट कर रही है। और आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने भी प्रचारकों को और अपने नेटवर्क को यही कहा है कि आप 18-20 साल के युवा को ही सनातन और हिंदुत्व समझाइए। तो क्या इस तरह के मुद्दे कुछ चलने वाले हैं क्या? आप सनातन समझाइए, हिंदू समझाइए, टीका लगाना समझाइए, पूजा समझाइए, सब समझाइए, लेकिन उसको बताना पड़ेगा इससे खाना ऐसे मिलेगा। आप चाहे उसको अरेबियन सिखाएं, फ्रेंच सिखाएं, स्वाहिली भाषा सिखाएं, संस्कृत सिखाएं, मंत्र सिखाएं, कुछ भी पढ़, जो कुछ भी आपको कहना है, उसके जीवन का उद्देश्य आपको बताना है कि आप आने वाले 5 सालों में आप ये करके उसको कैसे, उसके मोबाइल का डेटा यहाँ से आएगा, उसके गाड़ी का पेट्रोल यहाँ से आएगा, उसके रहने का खर्च यहाँ से आएगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि चुनाव मूल मुद्दों पर होगा, बेरोजगारी, महंगाई, आम जनजीवन के मूल मुद्दों पर चुनाव होने जा रहा है क्या? मीडिया से उदाहरण दे देता हूँ। आज का युवा अखबार पढ़ता ही नहीं है, वो उसे मतलब ही नहीं अखबार से, वो मोबाइल देखता है, उसे व्हाट्सएप और एसएमएस से मतलब है, उसे यूट्यूब से मतलब है, और वो नौकरियां भी अब अखबारों में नहीं करना चाहता। क्योंकि मैंने देखा 12वीं पास लड़का अपने YouTube पे 30 सेकंड की रील बनाकर लाखों रुपए कमाता है, तो वो एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री लेकर के 5 साल झक मार के अखबार में आपकी बातें सुनने 8 घंटे झक मारने नहीं आने वाला है। उसे फास्ट काम चाहिए कि जल्दी बताइए कि अभी क्या हो रहा है। तो इसलिए अब नेताओं को 18 से बाहर आना पड़ेगा और 24 में एंटर होना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि वो कैसे एंटर होंगे। ठीक बात है। रोड मैप मुझे अभी नहीं दिखा, ये सब पुराना ढर्रा चल रहा है, वो नहीं चलने वाला आगे। ठीक बात है। इस बीच राजस्थान से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार धर्मराज संभव जी जुड़े हैं। धर्मराज जी स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। मैं शमशेर खान साहब के पास जाऊंगा, छत्तीसगढ़ से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शमशेर जी, छत्तीसगढ़ की स्थिति परिस्थिति, वहाँ की राजनीतिक स्थिति को किस तरह देखते हैं? लगातार प्रधानमंत्री भूपेश बघेल की सरकार पर हमले कर रहे हैं। भूपेश बघेल के तमाम जो करीबी लोग थे उन पर ईडी और सीबीआई तमाम तरीके के छापे पड़े। एक तरीके से भूपेश बघेल ने के जन्मदिन पर उनके जो तमाम जो करीबी लोग थे, राजनीतिक विश्लेषक, जो माफ़ कीजिएगा राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा और तमाम लोगों पर छापेमारी हुई और भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी कहा कि आपने बड़ा अच्छा तोहफा दिया है। वहाँ की राजनीतिक परिस्थिति स्थिति क्या है? बीजेपी का वहाँ चेहरा कौन है? बीजेपी किस स्थिति में है? क्या दोबारा भूपेश बघेल सत्ता के करीब जाते दिख रहे हैं या बीजेपी वहाँ कुछ बेहतर कर रही है? शमशेर भाई। भूपेश बघेल की सरकार दोबारा से यहाँ रिपीट होते दिखाई दे रही है। हालांकि पिछले 6 महीने में जिस तरीके से बीजेपी एक्शन मोड में आई है, वो आक्रामक स्थिति में है और फिलहाल उसने एक अपनी अच्छी स्थिति बनाई है और ये बताता है कि पिछले चुनाव के अपेक्षा इस बार वो थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन कर पाए। हालांकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सरकार बनाती दिखाई दे रही है। एक जो जातिगत समीकरण है, जातिगत समीकरण में एक अपना वोट बैंक साधने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें एक दिमाग में, जैसे अभी उन्होंने कहा कि लोग अभी पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, लोग मोबाइल में
मोबाइल से सब कुछ वो कर लेना चाहते हैं, उसी को सब कुछ मानने लगे हैं। अब ये छोटी सी बात है, लोगों के दिमाग में इस तरीके का फितूर भरा जा रहा है कि अगर अगर भाजपा सत्ता में रहती है तो ठीक है, अगर भाजपा नहीं रही आने वाले समय में तो ये वक्फ बोर्ड पूरी जमीनों को, दुनिया की जमीनों को हड़प कर लेगा। ये एक लोगों के दिमाग में ठूसा जा रहा है। ये किस तरीके का है, हमको लगता है कि वक्फ बोर्ड क्या है उसके बारे में चर्चा और होनी चाहिए, क्योंकि उसके बारे में जिस तरीके से फैलाया जा रहा है वो एक लोगों के अंदर काम कर रहा है, जो मतलब ये भी मोबाइल का इस्तेमाल हो रहा है, जो उसी नेटवर्क, उसी डेटा, उसी सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है जिस पर युवा काम करता है, युवा रहता है। ठीक बोल रहे हैं। और अभी वोट बैंक की बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए जो मुस्लिम वोट बैंक उनके थे या ईसाई वोट बैंक थे, वो कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रहे हैं। अगर जैसे नारायणपुर के मामले की बात करें, चाहे वो कवर्धा की बात करें, चाहे वो देवकर साझा की बात करें, तो इन मामलों में कहीं ना कहीं ये जो वोट बैंक कांग्रेस के थे वो थोड़े बहुत डैमेज होते नजर आ रहे हैं, जो या तो नोटा की तरफ जाएंगे या अन्य पार्टियों की तरफ। क्योंकि यहाँ पे अभी आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो भी बहुत तेजी से पैर फैलाने की कोशिश कर रही है। जो भी कांग्रेस वो भी एक्शन मोड पे आ गई है। लगभग जो रैलियां कर रही है उसमें काफी भीड़ भी नजर आ रही है। तो शमशेर भाई ये बड़ा महत्वपूर्ण आपने बात कही। एक तो आपने कहा कि नोटा की तरफ जाएंगे, ये एक अलग तरीके का संकेत है कि अगर एक बड़ी कम्युनिटी या बड़ा एक वर्ग या कोई एक ग्रुप अगर किसी दल को वोट ना देके नोटा की तरफ जा रहा, तो इसको क्या संकेत माना जाए? क्या वो पूरे सिस्टम से निराश है? क्या पूरे चुनावी तंत्र से निराश है? क्या जो पूरा सरकारी तंत्र है जिसे हम सरकार कहते हैं या सरकारें कहते हैं, क्या उस सिस्टम से निराश, हताश है क्या? कहीं ना कहीं कांग्रेस को यह लगता है कि अगर वो ईसाई लोगों के ऊपर जिस तरीके से नारायणपुर में हुआ, वहां जो कांग्रेस सरकार को करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। और उसके अलावा अगर देवकर की बात करें, वहां जिस प्रकार से बातें हुई, जो हत्या हुई, उसके बाद मुआवजा हुआ, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन वहीं 2 मुस्लिमों की मौत हुई, उसको लेकर किसी भी प्रकार की कोई चर्चा ना होना, उसको लेकर किसी प्रकार के मुआवजे की बात ना होना, उसको लेकर किसने हत्या की उसको लेकर किसी प्रकार की बात ना होना, ये कहीं ना कहीं ऐसा दिखाता है कि कांग्रेस जानबूझ के, मतलब आप कल को ये ना कोई कह दे कि ये मुस्लिमों की सरकार है, इसलिए वो अपने आप को बचाने का प्रयास करती है। हाँ, ठीक बात है। ऐसा चूंकि आजकल राजनीतिक दलों में होता है कि वो हिंदू दिखाना, मुस्लिम दिखाना, इससे बचना, उससे बचना, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। मैं धर्मराज संभव के पास जाऊंगा। धर्मराज जी, अशोक गहलोत के बारे में कहा जा रहा था कि अभी 4-5-6 महीने पहले तक ये कहा जा रहा था कि बीजेपी बहुत अच्छी स्थिति में वहाँ नजर आ रही थी। नरेंद्र मोदी राजस्थान में थे, वसुंधरा का नाम नहीं लिया, ऐसी खबरें खूब प्रसारित हुई और ये कहा गया कि वसुंधरा का पत्ता कट गया। आज की स्थिति में अगर कहा जाए, बहुत नीरछीर विवेकी तरीके से आप विश्लेषण करेंगे तो क्या स्थिति है जमीन पर? कांग्रेस बुरी स्थिति में गई है, सुधार हुआ है? क्योंकि जिस तरीके से गुटबाजी बीजेपी में दिख रही है, कांग्रेस में अब कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल हुआ है, ऐसा हम लोग बहुत दूर बैठकर देख रहे हैं। जमीनी हकीकत क्या है संभव जी? जमीनी हकीकत की बात करें तो राजस्थान की राजनीति है, शुरू से गहलोत कांग्रेस के गद्दावर नेता रहे और साथ में वसुंधरा का कद भी भाजपा में कम नहीं है। अगर मोदी जी की सभा रही, वसुंधरा को अवसर नहीं दिया गया बोलने का मंच पर, तो इससे मुझे लगता है कि बीजेपी तो जरूर बैकफुट पे गई है। और साथ में जो गहलोत सरकार की जो योजनाएं हैं, गहलोत सरकार का जो कार्यकाल है वो आम जन के लिए यहाँ बड़ा सराहनीय है। और गहलोत सरकार ने आम जन के लिए इतने काम किए हैं कि बीजेपी को सत्ता वापसी के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है बीजेपी जो यहाँ प्री पार्टी बनी हुई थी, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, वो प्री पार्टी मुझे लगता है कि अब की बार शायद पूर्ति हुई नजर आ रही है। अगर सचिन पायलट को लेकर क्या खबर है? सचिन पायलट खुले मन से काम कर रहे हैं या अभी भी उनके मन की गांठ नहीं खुली है, वो अभी अशोक गहलोत को निपटा रहे हैं क्या?
संभव जी आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे लगता धर्मराज संभव की आवाज को ठीक किया जाए। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए संभव जी। मैं बताना चाह रहा था आपको कि राजस्थान की जो राजनीति वही, मुझे लगता है कुछ नेटवर्क में दिक्कत है, मैं वापस आऊँगा, इसे ठीक किया जाए। और कुछ लाइटिंग की भी प्रॉब्लम है संभव जी के फ्रेम में, इसे ठीक किया जाए। मैं एक बार चतुर्वेदी साहब के पास जाऊँगा, गौरव चतुर्वेदी साहब। चतुर्वेदी साहब, शशिकांत जी ने कहा कि अब ये राजनीति बदल गई है, अर्थव्यवस्था बदल गई है, कोरोना के बाद सब कुछ बदल गया है। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्या 18 और 19 वाली जो परिपाटी के 18 में वो जीते, 19 में वो जीत गए, वो कह रहे हैं सब कुछ बदल गया है। आज जो युवा वोटर है, जो 18 साल की सरकार वहाँ थी, जो पैदा हुआ था, वो वोट देने वाली स्थिति में आ गया है। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि शशिकांत जी कह रहे हैं कि बहुत कुछ बदल गया है, बहुत स्थितियां परिस्थितियां बदल गई और राजनीति भी निश्चित तौर पर बदली नजर आएगी। गौरव जी। नहीं, स्वाभाविक तौर पर शशिकांत जी ने जो कहा है वो स्वाभाविक तौर पर जो शशिकांत जी ने कहा है वो सही है। क्योंकि आप देखिए, अगर कोविड काल के समय जो चुनाव हुए थे, कोविड के बाद जिन राज्यों में चुनाव हुए, वहां पर कोई बहुत बेहतर परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी का नहीं रहा। सरकार बनी, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करूं, सरकार बनी, लेकिन सपा ने भी अपना वर्चस्व बढ़ाया। बात हम पश्चिम बंगाल की करें तो ममता जी रिपीट हुई। अगर बात कर्नाटक की करें तो कांग्रेस ने सरकार बनाई। पंजाब की बात करें तो आपने सरकार बनाई। महाराष्ट्र का घटनाक्रम भी हमारे सामने है। तो शशिकांत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हिमाचल में भी बीजेपी की सरकार गई, हिमाचल से भी गई बीजेपी की सरकार। जी जी। तो 2019 के पहले की जो परिस्थितियां थी, अब उन परिस्थितियों पर चुनाव नहीं होगा। उनके किसी मुद्दे पर कहीं पर इन्फ्लुएंस हो सकता है, उसका वोट मिल सकता है, लेकिन सरकार बना ली जाए ऐसा संभव प्रतीत नहीं होता है। डेवलपमेंट को लेकर के अब वाकई में आम आदमी के मन में एक भाव है। महंगाई से आम आदमी त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है। तो कहीं ना कहीं अच्छा, ये मुद्दे क्या रिफ्लेक्ट करेंगे चतुर्वेदी जी? क्या ये मुद्दे रिफ्लेक्ट करेंगे चुनाव में, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में? ऐसा दिख रहा है क्या? डेफिनेटली रिफ्लेक्ट करेंगे। पिछले चुनाव में भी जब रिफ्लेक्ट किया था, इस चुनाव में भी रिफ्लेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि चुनाव, बस ये होता है कि चुनावों में जो अन्य मुद्दे कहीं से लाए जाते हैं, उनका थोड़ा बहुत असर, जो फ्लक्चुएशन होता है, वो कहीं ना कहीं सरकार बनाने बिगाड़ने में एक खेल अदा करता है। लेकिन ये मुद्दे जिंदगी राजनीति में स्थायी रहेंगे, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे गरीबी। ठीक बात है। मैं शशिकांत जी के पास आऊँगा। शशिकांत जी, गौरव जी कह रहे हैं कि ठीक बात है, आपने जो कही उससे बहुत हद तक सहमत हैं कि भाई अब राजनीति बदली हुई है। और अब उन्होंने एक तरीके से डेटा के साथ में बात की कि कोरोना के बाद जितने चुनाव हुए, अगर उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया जाए, उत्तराखंड को अगर छोड़ दिया जाए, तो आप देखेंगे कि सारे ज़्यादातर राज्यों में बीजेपी का हश्र बहुत अच्छा नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो एंटी इनकम्बेंसी है वो एक तरीके से हावी रही है। लेकिन जो सनातन और हिंदुत्व, राम मंदिर, एक बड़े हथियार के रूप में बीजेपी इस्तेमाल करती। वो कहती गैर सनातनी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, हिंदू धर्म विरोधी हैं। इन मुद्दों को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या इस पिच पर बीजेपी चुनाव जीतने की स्थिति में है क्या? क्योंकि अभी संघ ने भी लखनऊ में 3 दिन उनकी बैठक चली। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा कि भाई लव जिहाद और धर्मांतरण, इनको देखो भाई। तत्काल उनको ये 2 विषय बड़ी प्रमुखता से याद आ गए। लग रहा संघ को कि भी सबसे बड़ा सामाजिक कार्य है ये। तो किस तरीके से इसको देखा जाए? क्या ये सारी चीज़ें बहुत मजबूत एक जो सड़क है बीजेपी के लिए सत्ता तक की बनाएंगी क्या? देखिए क्या है, अभी मैं आपको 2-3 छोटे छोटे उदाहरण दे देता हूँ। मतलब पुराने जमाने में लोग क्लासिकल संगीत और सुगम संगीत सीखते थे, उससे युवा बिल्कुल बाद में प्रभावित नहीं होता, वो सुनता भी नहीं है, उसको मतलब भी नहीं रह गया आपका पुराने जमाने का गाना वाना। उसको मतलब जाज पाप और फटाफट म्यूजिक चाहिए। वो पुराने जमाने की सब चीजों को छोड़ चुका है। और जो आप कह रहे हैं इससे खतरा है, उससे खतरा है, आज ही मैंने अखबारों में खबर पड़ी कि एक नई डिजीज आने वाली है जिससे 5 करोड़ लोग मरेंगे। हालांकि वो पुरानी न्यूज है, वो किसी ने पता नहीं क्यों डाली होंगी।
तो अभी लोगों को डर ये है कि जिंदगी जी लो जल्दी से जल्दी, तो उसको जल्दी से जल्दी जीने के लिए पैसा, रोजगार, पेट में भोजन, केवल ये नहीं है कि आपने 1 किलो चावल और 2 किलो गेहूं दे दिया। उसको जीन्स चाहिए पहनने के लिए, मोबाइल में डेटा चाहिए, उसको घूमने के लिए वो बाइक चाहिए, और घुमाने के लिए भी चाहिए, जो मैं नहीं कहूंगा। तो उसको ये सब चीजें आप दे रहे हो क्या सब? अगर आप ये देने का नहीं, लो, assurance दे रहे सनातन हो, तो हिंदुत्व आपकी का क्या बात होगा, सुनेगा। लव जिहाद का क्या होगा, उसको- धर्मांतरण का क्या उसको होगा? सर कोरोना आया था तो उससे तो मर रहा था ना, वो तो भोग चुका है, अब भी भोग के निपटा है। उसने कई लोगों को खोया है, भले उसके घर का आदमी नहीं गया हो तो कोई दोस्त गया होगा, कोई परिचित गया होगा, ऐसा कोई नहीं है जिसका परिचित नहीं गया है। तो उसे मालूम है कि उससे बड़ा खतरा तो कभी भी आ सकता है, कल आ सकता है, परसों आ सकता है, 2 साल बाद आ सकता है। तो उसे अब फौरी जिंदगी जीनी है कि जितने जल्दी हो सके वो अच्छी जिंदगी जीना चाहता है। अब जो युवा है, जो वोटर है और जो इन्फ्लुएंस करता है, तो आप अपनी ढपली बजाते रहिए, उसको इससे कोई लेना देना नहीं। वो आपको चुनेगा ही नहीं आप अगर ऐसा करते। जो जो उसको ये बताएगा कि मैं तुम्हें यहाँ से रोजगार दूंगा, मैं तुम्हारा कर्जा माफ कर दूंगा, तुमको मैं 1 किलो चावल ले दूंगा और गेहूं दे दूंगा, तो वो लेना जानता है, उसको इसकी जरूरत है नहीं। उसको चिंता है डाटा की, उसको चिंता है बाइक के पेट्रोल की, उसको चिंता है महंगाई को कम करने की, और उसको छोटा मोटा एक रोजगार दे दी जिसमें वो खर्च चलाता रहे, बाकी संघर्ष वो खुद कर लेगा। तो उसके लिए मुझे लगता नहीं है कि ये राजनीतिक पार्टियों में चाहे कोई भी दल हो, उनके पास कोई ठोस रोड मैप है। ना बीजेपी के पास है, ना कांग्रेस के पास है, ना आपके पास है, ना किसी तुम के पास है। अभी सब पुराने, मैंने कहा ना, वो 19 में जी रहे हैं, उनको निकल के 24 में आना पड़ेगा, वरना वो ये जो नया युवा है वो क्या करेगा वो मुझे नहीं मालूम। आप देखिए ना, आप तो इन राजनीतिक दलों को डरा रहे हैं त्रिवेदी जी। बिल्कुल डरा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। हम और आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, अखबारों की दुर्दशा देखिए अब कहाँ है, किधर है। वो जो अपना गाना गाया करते थे ना कि ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, सबसे सच दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो सब जानता है कि आप क्या सच दे रहे हो, उसे सब मालूम है, आपकी हकीकत उसे पता है। उसने आपको पढ़ना छोड़ दिया। अब वो खुद की, आपने उसको नौकरी से निकाला, अगले दिन वो खुद का अपना यूट्यूब लॉन्च कर देता है, और वो आपके लिए समस्या खड़ी हो जाता है। आप अपना नुकसान कर रहे हैं उसको बाहर करके, दूसरे का नहीं कर रहे हैं। तो राजनीतिक पार्टियां अगर अपने कार्यकर्ता को ये नहीं सिखाएंगी कि युवाओं से कैसे जुड़ना है, नए इकोनॉमी में कैसे आना है, नए वर्ल्ड ऑर्डर में क्या करना है, उसे अंग्रेजी बोलना भी सीखना है, उसे बता तो रहे हैं कि भाई सनातन और हिंदुत्व के पिच पर लाओ जुड़ने के लिए, लाइए ना, इसमें कोई और रोक नहीं है। उन्हें बता रहे हैं कि सनातन खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है। बिल्कुल बोलिए, उससे कोई, उसको फर्क पड़ रहा है तो हो सकता है वो आपको चुन ले। अगर उसको लगता है कि नहीं ये मुद्दे हैं तो बिल्कुल हो सकता है चुन ले, इसमें कोई शक नहीं। उसे डाइजेस्ट होना चाहिए। ये फीडबैक मैकेनिज्म है क्या आपके पास कि जो आप कह रहे हो, जो रोड मैप बना रहे हो, वो उसने डाइजेस्ट कर लिया है, उसको अडॉप्ट कर लिया है। एक फीडबैक मैकेनिज्म भी तो होना चाहिए आपका। आप अपनी चैनल चला रहे हैं, आपकी चैनल को कोई देख रहा है, इसका फीडबैक मैकेनिज्म आपने बनाया अगर नहीं है तो आई एम सॉरी, आप मुश्किल में। आप बहुत अच्छी खबरें दिखाइए, आप बहुत अच्छा काम करिए, लेकिन अगर आपके पास फीडबैक का कोई रूट नहीं है तो आप अपना गाना नहीं, तो गाते कम से कम वो बीजेपी पार्टी तो अब बीजेपी तो इस मामले में बहुत टेक्साई है, वो युवाओं तक बहुत तेजी से पहुंचती है। मुझे लगता है कि बाकी दल कहीं दूर दूर तक नहीं है। नहीं, वो युवाओं तक पहुंचते हैं। युवा उन तक पहुंचता है क्या, वो तो मैं पूछ रहा हूँ। फीडबैक मैकेनिज्म है क्या? कांग्रेस सरकार बाहर क्यों हुई सत्ता से? उसके पास कोई फीडबैक मैकेनिज्म नहीं था कि वो जो कर रही है वो दूसरों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो तो सब अच्छा कर रहे थे। यूपीए 1 और यूपीए 2 क्या गलत कर रही थी? सब अच्छा कर रही थी। वो युवाओं तक वो भी पहुंच रही थी, बहुत कुछ योजनाएं उसने भी चला रखी थी। तो फीडबैक मैकेनिज्म नहीं था ना उनके पास कि आप जो कर रहे हो वो हजम हो रहा है, लोगों को नहीं हो रहा है। तो फीडबैक मैकेनिज्म जिस पार्टी के पास नहीं है, जिस किसी संस्था के पास नहीं है, जिस किसी इंस्टीट्यूट के पास नहीं है, वो फीडबैक मैकेनिज्म के बिना चल नहीं पाएगा। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। एक छोटा सा कमेंट शमशेर जी से ले लेता हूँ। शमशेर जी, मेरा प्रश्न है कि बीजेपी का वहाँ कोई चेहरा उभर कर आया है सामने जो रमन सिंह के कद का आसपास का हो? क्योंकि बिना चेहरे के स्थानीय, ठीक है, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा सकता है, लेकिन लड़ते हैं, लेकिन एक स्थानीय चेहरा जरूर चाहिए। वो क्या कमी वहाँ अखर रही है क्या? अभी तक किसी प्रकार से ऐसी बात तो सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से उनके भतीजे, भूपेश बघेल के भतीजे विजय बघेल को टिकट दिया गया है मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र से, उसको देखकर ये लगता है कि अगर एक विजय बघेल का चेहरा बनाया जा सकता है मुख्यमंत्री के लिए। ठीक बात है। एक अंतिम टिप्पणी गौरव चतुर्वेदी जी की, कि गौरव जी, क्या आप मानते हैं कि जो इन 5 राज्यों का जो चुनाव, जिसका जो परिणाम या जो भी हो किसी के हक में हो, क्या वो रिफ्लेक्ट करेगा 24 में? ये इस कार्यक्रम की आपकी अंतिम टिप्पणी। गौरव जी।
गौरव जी अनम्यूट करिए अपने आप को। गौरव जी से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा। शशिकांत जी के पास जा रहा हूं अंतिम टिप्पणी के लिए। शशिकांत जी यही सवाल। दूसरी दल की सरकार बनेगी, उस दल को अपनी पार्टी के लिए मेहनत करने में आसानी होती है, इसलिए 2024 का चुनाव भी 2023 के चुनाव से इतर नहीं माना जा सकता है। जो सरकार बनेगी वो सरकार आगे जाकर अपने कार्यकर्ताओं को बूस्ट कर सकती है, आम मतदाताओं को डिलीवरी कर सकती है अपनी योजनाओं की, तो उसके कारण उसके वोट बढ़ते हैं। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, फर्क जरूर पड़ता है। बहुत शुक्रिया गौरव चतुर्वेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार। शशिकांत जी बहुत धन्यवाद, आपका बहुत आभार। निजाम साहब बहुत धन्यवाद आपका। धर्मराज संभव साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। एक मंथन से एक सार कुछ अलग तरीके का निकला। राजनीति भी कोरोना के पहले की राजनीति और कोरोना के बाद की राजनीति बहुत कुछ बदल चुकी है। युवा चाहता है कि भाई उसे रोजगार मिले, उसकी जेब न खाली रहे और जिंदगी जी लेना चाहता है। युवा वोटर बहुत है और जो दल इन युवाओं को, ठीक है बीजेपी कह रही कि सनातन और हिंदुत्व पर कन्विंस कीजिए, राजनीतिक विश्लेषकों ने इस बात को कहा और सहमति जताई कि ठीक है अगर वो कन्विंस हो गए तो वो देंगे वोट, लेकिन उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा। वो चाहते हैं कि मेरी जेब में पैसा कैसे आएगा, रोजगार कैसे होगा, महंगाई से मुक्ति कैसे होगी, ये मुद्दे रिफ्लेक्ट करते हैं। ये बहुत बड़ा एक तरीके से अलग जो तंत्र है उसके तहत राजनीतिक दलों को जाना पड़ेगा। लेकिन इस बार 18-19 वाली स्थिति नहीं होगी, इस बार 23-24 में तस्वीर बिल्कुल बदली नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।